नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। चुनाव के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। त्रिपुरा के बाद अब नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। नागालैंड में जहां सत्ताधारी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी और भाजपा के गठबंधन की सरकार है, तो वहीं दोनों ही दलों और अपने गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है। तो वहीं दूसरी ओर मेघालय में गठबंधन कर सरकार बनाने वाली एनपीपी और भाजपा चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने हैं। यही नहीं, टीएमसी, कांग्रेस जैसे तमाम राजनीतिक दल भी इन दोनों राज्यों में अपने सियासी दमखम को दिखाने के लिए चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं। क्या है इन दोनों चुनावी राज्यों में चुनावी संग्राम के ताज़ा सूरत हाल, डालेंगे इस पर नजर। साथ ही दोनों ही राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे चुनावी महाभारत का आंखों देखा हाल जानने के लिए, समझने के लिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नागालैंड विधानसभा चुनाव की। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी ने 40 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था, जबकि राज्य में उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 20 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा है। नागालैंड में भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर भाजपा के पूर्वोत्तर के सहप्रभारी ऋतुराज सिन्हा से बात की है हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। पूर्वोत्तर के सहप्रभारी ऋतुराज सिन्हा जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, नागालैंड क्या कह रहा है और लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, नागालैंड में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के सेंट्रल स्कीमों का प्रभाव है वो आपको गांव-गांव में देखने को मिलेगा। पूरी तरह से मेघालय की जनता मन बना चुकी है कि अगर नागालैंड में कोई स्थायी रूप से पीस, शांति का वातावरण दे सकता है और तीव्र गति से डेवलपमेंट नागालैंड में कोई दे सकता है तो वो मोदी जी की ही सरकार है। विपक्ष ये कह रहा है कि जिस नागा शांति की बात भारतीय जनता पार्टी करती है उसमें काफी देर हो रही है और कुछ पता भी नहीं है कि आखिर वो नागा शांति कैसे है। नागा इंसर्जेंसी देश की सबसे पुरानी इंसर्जेंसी की समस्या है। सन 50 के दशक से ये समस्या चल रही है। कांग्रेस ने 70 साल में इसके लिए कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया, लेकिन 2014 में जब पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण की, 2015 से निरंतर नागा पॉलिटिकल इशू पे संवाद जारी है। पिछले 5 साल में अगर हम नागालैंड के अंदर देखें तो कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां रही हैं जो अब आने वाले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस के साथ मिलकर करेगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है। ईस्टर्न नागालैंड के लोगों का लंबे समय से आग्रह रहा है कि जिस तरह की डेवलपमेंट कोहिमा और दीमापुर के क्षेत्रों में हुई है, उस बराबरी के डेवलपमेंट ट्यूनसांग और मोन और अन्य जिलों में ईस्टर्न नागालैंड में नहीं हो पाई है। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि किसको इसकी जिम्मेदारी दी जाए। पीएम मोदी जी का ये मुद्दा है कि देश के सुदूर जिले तक, खास करके बॉर्डर के जो जिले हैं वहां तक विकास की धारा पहुंचे। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बहुत होता है लेकिन सीटें बहुत कम दी जाती हैं। आखिर क्या इसका कारण है, इसके पीछे क्या है? महिलाओं का प्रतिनिधित्व नागालैंड की असेंबली में बढ़ना चाहिए। ये बहुत चिंता का विषय है कि नागालैंड की असेंबली में आज तक कोई भी महिला एमएलए नहीं हो पाई है। बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इकलौती राज्यसभा सांसद जो महिला यहां से चुनी गई वो भी भाजपा ने चुन के भेजी। एनडीपीपी और भाजपा मिलकर 3 महिला प्रत्याशी लड़ा रहे हैं और इस बार हमारी महिला कैंडिडेट्स जीतेंगी और इतिहास बदलेगा। नागालैंड की असेंबली में इस बार हम जरूर महिलाओं को एमएलए के रूप में देख पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्वोत्तर के सहप्रभारी ऋतुराज सिन्हा जी, जिनका ये कहना है कि पूर्वोत्तर से कांग्रेस पार्टी एक तरह से गायब है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्वोत्तर में उन्होंने राज किया था, यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं पर वो पूरी नहीं उतरी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी न केवल नागालैंड में बल्कि पूर्वोत्तर के विकास पर पूरा ध्यान रखे हुए और प्रधानमंत्री खुद पूर्वोत्तर के विकास पर पूरी निगाह रखते हैं। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, नागालैंड। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में 27 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होना है। सभी राजनीतिक दल युवाओं को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के युवा मतदाता क्या सोचते हैं और यहाँ क्या है प्रमुख मुद्दे, देखिए नागालैंड से हमारे संवाददाता और उमलेश भट्ट की खास रिपोर्ट। उत्तर पूर्व का राज्य नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होना है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा हैं। इस समय हम ट्विंगसांग में हैं। ट्विंगसांग में यहाँ के युवा हमारे साथ हैं।
क्या सोचते हैं ये, क्या इनके इस चुनाव में मुद्दे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप वोट देने जाएंगे, हाँ तो आप पहली बार वोट दे रहे हैं असेंबली के लिए, yes, first time. क्या डिमांड आपकी है इस इलेक्शन में? We are looking for a government who will bring development activities to our district and our constituency, especially looking forward to the unemployed youth. We don't have government higher education like medical colleges, engineering colleges, so we want those kind of activities. I want to vote for the rightful candidate who would bring development to our place, and especially I want to focus on the candidate who would provide new opportunities and avenues for the youths. आप क्या सोचेंगे जब आप वोट देने जाएंगे? We want good roads, we want good infrastructure. There are many youths who want to get good educations, but due to lack of financial conditions, we have only one lone government college. So we don't have any such thing as colleges, no other vocational institutions and all. We don't have any infrastructure. We are lagging behind in many things. And moreover, thousands of educated people are here in Dunsang, but many of us are unemployed. Even after attending statehood, the eastern Nagas, especially the eastern areas, we are still lagging behind in every field, be it road condition, be it government infrastructure. आप वोट देने जाएंगे, पोल करेंगे, तो यहाँ पे गर्ल्स की क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज आपके इस चुनाव में होंगे? Yes, like this, there is a problem. Like even for this, regarding these hospitals and also regarding this education. For the education, like in order to go for higher studies, we go outside of our place. So if they provide proper facilities and bring development, we can bring changes, and like that's how we can help our economy to grow. तो ये तमाम जो युवा हैं, इन युवाओं के जो इश्यूज हैं, जो यहाँ पर मुख्य मुद्दे हैं, वो है यहाँ पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। साथ ही इनका कहना है कि इस क्षेत्र के विकास वाले को हम वोट देंगे। कैमरामैन कुलदीप के साथ उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, तुनसैंग, नागालैंड। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नागालैंड विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस बार वो नागालैंड में किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। नागालैंड में गठबंधन सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि नागालैंड में कोई विकास नहीं हुआ है। नागालैंड में कांग्रेस की मीडिया समन्वयक सुजाता पॉल से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। कांग्रेस मीडिया समन्वयक सुजाता पाल जी इस समय हमारे साथ हैं, जो नागालैंड में लगातार कैंपेन कर रही हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। मैडम, क्या उम्मीद लग रही है नागालैंड में कांग्रेस को? देखिए, लोग बदलाव चाहते हैं और लोग इस डर और भय की राजनीति से अब तंग आ गए हैं। मैनिफेस्टो को ये लेके आए हैं, पिछले मैनिफेस्टो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लोग तंग आ चुके हैं। यहाँ पानी की समस्या है, जल जीवन मिशन नहीं है, एक बस्ती में एक नल मिल जाए तो काफी मानते हैं लोग। कौन से विकास की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी? कांग्रेस पार्टी लग रहा है कि नागालैंड की जनता विश्वास करेगी कांग्रेस पार्टी को? देखिए,
कांग्रेस पार्टी पर नागालैंड की जनता ने सदैव से विश्वास किया। हाँ, उन्हें लगा कि अब की बार बदलाव हो जाना चाहिए और भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें मसल पावर है, मनी पावर है। कांग्रेस पार्टी को अब की बार प्रचंड बहुमत मिलेगा। जितने भी सीटों पे हम इलेक्शन लड़े, हम मात्र 23 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम सरकार बनाने में मदद जरूर करेंगे। 20 साल से कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में नहीं है। पूर्वोत्तर में अगर देखें कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं है। फिर ये कौन सा कॉन्फिडेंस है कि 23 में आप इतनी सीट जीत जाएंगी कि बिना आपके सरकार नहीं बनेगी? बिल्कुल, इसलिए ये विश्वास है क्योंकि लोगों पर विश्वास है। जनता जनार्दन होती है, जनता ही देवता होती है एक लोकतंत्र में। इसलिए लोगों को निश्चित करने दीजिए ना कि किसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उनके दिल में है कांग्रेस। आप कहीं पे भी चले जाइए, जनता आज जाग चुकी है, 20 साल वो भुगत चुकी है। अब उन्हें धरातल पर ना केवल चेंज चाहिए पर एक्शन चाहिए। 23 सीटों पर ही क्यों? मतलब बाकी 60 सीटों पर आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा पूरी सीटों पर? देखिए, आपको याद करा देती हूँ कि जब नागालैंड को स्टेटहुड मिला था 63 में, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने 77 में जाकर पहली बार चुनाव लड़ा था। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करती है और जो रीजनल पार्टीज है उनको हमेशा सम्मान भी देती है, उनको मानती है, क्योंकि हमारा मानना है कि एक लोकतंत्र में जितने जितने फूल खिलेंगे उतना अच्छा है और सब साथ में आएंगे। नागालैंड में कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को यहाँ आना चाहिए, राहुल गांधी स्कीइंग कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के लिए जो प्यार मुझे दिखता है पूरे नागालैंड में, वो सोच भी नहीं सकता कोई। लेकिन इसी विश्वास पे मैं आपको कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी से कितना प्यार करते हैं यहाँ के लोग। लेकिन आना चाहिए ना उनको उनके बीच में। हर नेता का प्रोग्राम होता है। इस वक्त 3 राज्यों में चुनाव है, 1 राज्य में हो चुका है, मेघालय में वो आ रहे हैं, आप जानते हैं 23 तारीख को। तो यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे नेता आए हैं। इसलिए अगर आप खड़गे जी को देखें, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी यहाँ पे जल्द पहुंचेंगे जनता के बीच। और भी अन्य नेता आ रहे हैं अगले कुछ दिनों में, आप देखेंगे। तो हम तो जनता के बीच में रहते हैं और जनता की बातों को अपने नेतृत्व तक भी पहुंचाते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। हमारे साथ सुजाता पाल जो कह रही थी कि इस बार नागालैंड की जनता कांग्रेस पर विश्वास करेगी और कांग्रेस पार्टी इतनी सीटें जीत के आएगी कि नागालैंड के अंदर बिना कांग्रेस के कोई सरकार नहीं बनेगी। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, नागालैंड। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीमापुर से जुड़ चुके हैं नीरज सिंह। नीरज, जिस तरीके से देखें कि सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, सत्तारूढ़ एनडीपीपी और बीजेपी की अपनी उपलब्धियां हैं पिछले वर्तमान कार्यकाल की, कांग्रेस किंगमेकर की भूमिका जैसा कि आपकी हमने रिपोर्ट में देखा। इन सब के बीच चुनाव के पहले बेरोजगारी, युवाओं का मन, महिलाओं की स्थिति, इन सब को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा किए गए वादे क्या हैं? राजनीतिक दलों के पक्ष में मतदान करते समय लोगों की अपेक्षाएं क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर आप नागालैंड में देखें तो निश्चित तौर पर कई सारे इशू हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां उन इशू को डिस्कस कर रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिससे विजन डॉक्यूमेंट भारतीय जनता पार्टी कहती है, उन्होंने पूर्वी नागालैंड पर फोकस करने की बात की है। पूर्वी नागालैंड इसलिए क्योंकि आप अगर देखें अश्विनी, पूर्वी नागालैंड में आज भी कई सारी प्रॉब्लम है। डेवलपमेंट जो आपको दीमापुर, कोहिमा और उसके आसपास दिखाई देता है, वैसा पूर्वी नागालैंड में आपको नहीं दिखाई देगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी विजन डॉक्यूमेंट में पूर्वी नागालैंड के विकास की बात करती है। रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर आप कोहिमा से मोंग तक जाएं, जो आखिरी अरुणाचल के पास डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप जाएं तो रोड कनेक्टिविटी उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन बीच बीच में आपको काम होता दिखाई देगा पूर्वी नागालैंड में। तो निश्चित तौर पर ये सारे इशू हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टियां डिस्कस कर रही है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीपीपी वो ये कह रही है कि हमने नागा शांति के लिए जो काम किया है, जो एक कह सकते हैं कि एक लंबी इनकी मांग थी, क्योंकि यहाँ पर शांति करना, नागा शांति के तहत जो समझौते लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर किए जा रहे हैं, बातचीत जो चल रही है, एक अंतिम चरण में है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का खुलासा भी किया और ये कहा भी है कि वो नागा शांति अंतिम चरण में। दूसरा, विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक खाता खींचा है कि किस तरह से एजुकेशन के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, किस तरीके से रोजगार के क्षेत्र में यहाँ पर काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से विकसित किया जाएगा, कनेक्टिविटी पर किस तरीके से ध्यान दिया जाएगा। आपने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर के विकास पर वैसे भी ज्यादातर फोकस करते हैं। आप अगर इससे पहले असम भी देखें, मेघालय देखें,
दूसरे पूर्वोत्तर के राज्यों को भी देखें तो वहाँ विकास के काम लगातार केंद्र सरकार के द्वारा किए गए। तो उन्हीं केंद्र सरकार के कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि नागालैंड का विकास नहीं हुआ है। नागालैंड को जिस तरह के विकास की जरूरत थी, जिस तरह के रोजगार की जरूरत थी, जिस तरह के उद्योग धंधों की जरूरत थी, जिस तरह की कनेक्टिविटी की जरूरत थी, वो कनेक्टिविटी और उस तरह के विकास के काम यहाँ पर दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी लगातार इन मुद्दों को उठा रही है। हालांकि अगर मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर देखें अश्विनी, तो भारतीय जनता पार्टी इस मायने में थोड़ी सी बढ़त लेती हुई दिखाई देती है, क्योंकि एक तो निर्विरोध उनका एक कैंडिडेट जीता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। राहुल गांधी की मांग लगातार यहाँ पर कांग्रेस कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पहुंचे नहीं, और जो भी यहाँ पर नेता पहुंच रहे हैं कांग्रेस के, वो उतने कह सकते हैं कि मास पॉपुलर नेता नहीं है जो यहाँ पर जनता के बीच में पैठ बना सके। निश्चित तौर पर मुकाबला इसलिए रोचक होगा कि जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे हम जेडीयू की बात करें, एलएनपी की बात करें, एलजेपी की बात करें, वो जबरदस्त तरीके से चुनावी मैदान में। तो ये छोटी पार्टियां अगर 2-4-5 सीटें ले लेंगी तो नागालैंड की जो राजनीति है वो चेंज हो सकती है। और दूसरा, महिलाओं की स्थिति, क्योंकि नागालैंड के अंदर अभी भी एक भी महिला उम्मीदवार नहीं जीती है, विधानसभा नहीं पहुंची, इस बार नहीं पहुंची। और इस बार अगर 4 महिलाएं चुनावी मैदान में, इनमें से एक भी जीती है तो नागालैंड का इतिहास बदल जाएगा। जी नीरज, और सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर किसी बहिष्कार के, आह्वान के, शांतिपूर्ण निष्पक्ष वातावरण में, भयमुक्त वातावरण में इन राज्यों में चुनाव हो रहे, ये भी बेहद लोकतंत्र के मजबूत होने की निशानी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से नागालैंड की ज़मीनी हकीकत बताने के लिए। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। अब नागालैंड के बाद बात मेघालय की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मेघालय में शिलांग के मल्की ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया। मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने आज तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सांसद ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी बताया। उन्होंने कहा कि गोवा में टीएमसी गई और बहुत पैसा लगाया क्योंकि उनको बीजेपी को फायदा पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि मेघालय में भी टीएमसी का विचार यह सुनिश्चित करना है कि बीजेपी सत्ता में आए। You also know the history of the TMC. You know the violence that takes place in Bengal. You know the scams, the Sharda scams that have taken place. They came to Goa, spent huge amounts of money in Goa, and the idea was to help the BJP. And this is exactly the idea in Meghalaya. The idea is to ensure, the TMC's idea in Meghalaya is to ensure that the BJP is strengthened and they come to power. राहुल गांधी ने मेघालय में कोविड काल के दौरान राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब मेघालय के लोग कोविड से लड़ रहे थे तब राज्य सरकार भ्रष्टाचार के जरिए पैसे बनाने के खेल में लगी थी। You've been seeing the corruption that is taking place. The same thing happened during COVID. So when the state required
support, protection, the government was busy stealing money that was owed to the people of Meghalaya, to the people who died as a result of COVID. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाजपा आरएसएस पर भी राज्य में एक विचारधारा थोपने का आरोप लगाया। The BJP is attacking all our states, whether it is Tamil Nadu, Karnataka, Meghalaya, Jammu and Kashmir, Haryana, every single state is being attacked by the RSS. And one idea is being imposed. और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मेघालय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने कहा है कि अब मेघालय की जनता भी असम की तर्ज पर राज्य का विकास चाहती है। उन्होंने कहा कि मेघालय को राज्य का दर्जा मिले 51 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो राज्य में उपलब्ध नहीं है। अर्नेस्ट मावरी ने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार में ये संभव हो पाएगा। People now in our state, they want to adopt the Assam model. So because we don't have any development here, now we have achieved the statehood for 51 years. But we don't have even a single medical college. We don't have even a single engineering college. So even we have suffering a lot with this unemployed youth. So now people in Meghalaya, people here in 18 West constituency, they want a change. So to have a change in Meghalaya, it is possible if we have the BJP government. It means that double engine sarkar. BJP in Meghalaya, BJP in Delhi. और मेघालय की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम चलते हैं शिलांग। यहाँ मौजूद है हमारी संवाददाता रमा त्यागी। रमा, आपसे जानना चाहेंगे, सत्ता में भागीदारी के बाद भी अब देखें तो एनपीपी और बीजेपी कहीं आमने सामने। भाजपा की डबल इंजन सरकार का दावा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री की भी आगे रैली 24 को। कैसी तैयारियां, भाजपा की वोट प्रतिशत और सीटों के अपने बढ़ाने के प्रयास में कितना इजाफा होता दिख रहा है, और तब जबकि दोनों राजनीतिक दल सत्ता के गठबंधन में साथ साथ लेकिन चुनाव आमने सामने। देखिए अश्विनी, यही सब बातें हैं जो कि इस चुनाव को बहुत ही रोचक बना रही हैं और सबकी निगाहें इस चुनाव के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि इस बार जो चुनाव की पूरी ज़मीन है वो ही बदली हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी और एनपीपी दोनों गठबंधन में सहयोगी रहे, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से एक दूसरे को घेर भी रहे हैं। इसी तरह से कांग्रेस जो थी सबसे ज़्यादा सीटें पाकर भी सत्ता में नहीं आ पाई थी, उसके 18 विधायक टीएमसी में चले गए हैं। कांग्रेस अपनी जमीन को तलाश रही है, जबकि टीएमसी वहां पर कांग्रेस की ही जमीन पर अपना आधार बनाने के लिए तत्पर है। तो तमाम इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि इस चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण बना रहे हैं, रोचक बना रहे हैं, और कई तरह के जो सियासी समीकरण हैं किस तरह से बनेंगे, बिगड़ेंगे, इसका भी एक सांकेतिक जो है रास्ता दे रहे
रहे हैं, बहुत सारे सवाल इसमें हैं। जिस तरह से आपने बात की है, मैं इस वक्त तुरा में मौजूद हूँ जो गारो हिल्स में आता है। ये जो इलाका है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो अपने आप से अगर सरकार बनाने की बात होती है तो इसको लेकर ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जितने भी सीएम्स आए हैं वो इस इलाके से ही अभी तक आए हैं। हालांकि यहाँ पर जो सीट्स है वो खासी के मुकाबले कम है, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है वो इस एरिया का बहुत ज्यादा हो जाता है। प्रधानमंत्री की रैली यहाँ पर होनी है। एक बार उनकी यहाँ पर जो रैली होनी थी स्पोर्ट्स स्टेडियम में, उसको लेकर एक खासा विवाद हो गया था जब सरकार ने, जो राज्य सरकार ने है, उसने अनुमति नहीं दी थी और उसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। बीजेपी ने कहा कि पहले से ही जो सरकार है वो डर गई है, राज्य सरकार, जबकि एनपीपी का कहना था कि कुछ यहाँ पर जो संस्थाएं हैं सिक्योरिटी, उन्होंने उस चीज को इसका मुद्दा बनाया था। बीजेपी की अगर तैयारी की बात करें तो बीजेपी में खासा उत्साह है। एक सवाल जरूर उठता है कि जब बीजेपी भ्रष्टाचार के बारे में बात करती है तो बीजेपी भी सरकार में थी जी, और जो कामों की बात करती है नहीं हुए क्यों नहीं हुए, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि क्योंकि बीजेपी के विधायक कम थे, 2 कम थे, बीजेपी ने सपोर्ट किया था और सरकार बनवाई थी एनपीपी की, जिससे कि यहाँ पर जो काम है, जो केंद्र से जो भी योजनाएं हैं वो लागू हो, लेकिन स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी, इस वजह से बीजेपी उसको लागू नहीं करवा पाई थी। अब बीजेपी वही जमीन तैयार कर रही है कि अगर डबल इंजन की सरकार होती है, अगर बीजेपी के विधायक यहाँ पर बढ़ते हैं तो जो सेंटर की स्कीम्स हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, जो पैसा यहाँ पर आता है वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट होगी और इसी को लेकर ही बीजेपी ने अपनी पूरी चुनावी तैयारी की है। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं लोगों में उत्साह तो होता ही है कि प्रधानमंत्री अब क्या कहेंगे। जो पार्टी कार्यकर्ता है उनमें भी डबल उत्साह जो है वो बढ़ जाता है, तो उसको देखकर यहाँ पर तैयारियां, जो जोश है वो काफी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अश्विनी जी, समूचे पूर्वोत्तर में विकास की जो बयार बही और जिस तरीके से अष्टलक्ष्मी इस पूरे क्षेत्र को कहा प्रधानमंत्री ने, निश्चित तौर से वो भी जमीनी हकीकत पर कहीं ना कहीं जनादेश को प्रभावित करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमा तुरा से हमसे जुड़ने के लिए और मेघालय के विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो जनादेश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।